नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक, पर्यावरणात्मक और राजनैतिक प्रभाव, पर्यटन पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। पर्यटक और इस उद्योग का स्थानीय जनता के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है जो संस्कृति के ऊपर पड़ता है। तीसरी दुनिया के पर्यटक ये बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक आम धारणा जो डेवलप की गई है वो ये है कि पर्यटन से अंतर्राष्ट्रीय समझ और सौहार्द बढ़ता है। वो सत्य भी है, लेकिन दूसरी तरफ कई मामलों में यह देसी रीति रिवाजों और जीवन शैली को बहुत बुरी तरीके से क्षति भी पहुंचाता है। बहुत कम पर्यटक अपने देश से अलग विदेशी सांस्कृतिक माहौल से रूबरू होने के लिए तैयार होते हैं और अधिकांश मामलों में उनका ज्ञान सतही होता है या ऊपरी होता है। अर्थात उनके सामने जो आकर्षण भ्रमण की सूचना होती है पुस्तिकाओं से, सिनेमाओं से, मोबाइल से या अन्य साधनों के जरिए से, ऑडियो या वीडियो या लिखित चमकदार छवि होती है। वे अपने आप को भयंकर रोगों जैसे मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया से बचने के हर उपाय कर लेते हैं। वातानुकूलित बसों में यात्राएं करेंगे, कीटाणुओं से बचने के लिए जो है वो 5 सितारा होटल में, थर्ड टाइप के होटल में वो रहेंगे और उनके मेज़बान समुदाय जो होते हैं वो कृत्रिम और अवरोध खड़ा करते हैं। इसे जो है कोहेन ने इसे पर्यावरण ये शून्यता की श्रेणी में ले जाकर रखा है, क्योंकि जो दो समुदाय के बीच में इतना बड़ा कम्युनिकेशन और जो है गैप जो होता है वो पर्यावरणीय शून्यता की दृष्टि से देखा जाता है। इन सब परिस्थितियों में इतने अलग अलग आपसी समझ पैदा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक आदमी 5 स्टार होटल में रहने वाला और एक आदमी जो है ज़मीन पर रहने वाला जो है दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। केवल पर्यटकों की सेवा करने वाले लोगों का ही संपर्क स्थानीय जनता के साथ हो पाता है। मसलन जैसे भिखारी, बिचौलिए, दलाल, वेश्या, नशीली दवाएं बेचने वाले लोग, ऐसे ही लोग जैसे हम लोग भी जब जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा इस चीज़ों की कि मंदिरों में, मस्जिदों के बाहर हजारों भिखारी जो है लाइन लगा के भीख मांगते हुए, ख़ास तौर से हिंदुस्तान की बात, विदेश की बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन हिंदुस्तान में जब हम पर्यटक स्थलों पर जाते हैं तो ये बड़ी सामान्य बात होती है कि भिखारी जो है वहाँ पर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। इसका अनुभव जो पर्यटक और मेज़बान पर्यटक दोनों जो करते हैं वो कृत्रिम बन जाते हैं। इनके बीच एक आपसी दुश्मनी या कृत्रिमता या आक्रामकता की भावना जो होती है वो खड़ी हो जाती है और ये जो तथाकथित तीसरी दुनिया या पर्यटन के जीवन चक्र की जो समझ पैदा होती है लोगों के बीच में, ये एक प्रकार का भय उत्पन्न कर देती है, क्योंकि ये इसका जो अंतिम स्वरूप होता है वो विद्वेषी द्वेष के रूप में बदल जाता है। ये विदेशी द्वेष जो होता है कई मामलों में सामने आता है, जैसे कि पर्यटकों के ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना, उनसे मेल भाव में फंसाकर, मोल भाव करके फंसाकर उनको घटिया सामान बेच देना और मुस्कुराकर ठगना जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, विलियम हेज़लिट ने एक ऐसे लिखा हुआ है द इंडियन जगलर्स। तो मान के चलिए कि हम आप तो उसके साथ चीटिंग ज़रूर कर देते हैं लेकिन ठग ले जाते हैं, लेकिन ये नहीं जाते हैं कि वो आदमी को नहीं ठगता है, बल्कि जो है वो आदमी एक सामान्य जो है भारत देश होता है और जब वो अपने यहाँ जाएगा तो वो कहेगा कि भारत ने हमको जो है ठग लिया और इस तरीके से जो हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है वो जो झलक उसको मिलेगी वो उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा असर देखने को मिलता है। अधिकांश समाजों में पर्यटकों का जो परंपरागत रूप से स्वागत किया जाता है, उन्हें कटनी, शादी, रीति रिवाजों में शामिल होने का जो मौका दिया जाता है
उनमें पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो इस प्रकार को अपने अधिकार को समझकर मांग करने लगते हैं। तीसरी दुनिया के जो देश होते हैं सांस्कृतिक प्रदर्शन करने लगे हैं जिनमें आत्मीयता और जीवंतता नहीं होती है। इस परिघटना में संचित विश्वसनीयता के रूप में ही माना जा सकता है और पर्यटकों के इस वैभव प्रदर्शन का सीधा जो असर पड़ता है वो स्थानीय जनता पर पड़ता है। उनके मन में उन प्रकार के वस्तुओं को प्राप्त करने की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो पर्यटक होता है वो जो विशेष प्रकार के जैसे टी शर्ट पहनेगा, जीन्स पहनेगा, कान में जो है ईयरफोन लगा लेगा, वॉकमैन लेके चलेगा, कंधे पर कैमरा जो है लाखों रुपए का रंग कर चलेगा, तो हम तुरंत ये समझ जाते हैं कि निश्चित तौर पर ये जो है विदेशी पर्यटक होगा और जो इसकी वेशभूषा है ये जो है विदेशी पर्यटक की होगी। जो उसके पास रुपया होगा वो डॉलर होगा, मार्क होगा, येन होगा, पर्याप्त मात्रा में होगा और ये जो प्रदर्शन जो आम जनता के बीच में जाता है वो देखकर बड़ा ही आकर्षित होता है और सोचता है क्यों न मैं भी इस पर्यटक के जैसे बनूं और जब बनने का प्रयास करता है और जब नहीं पूरा करता है तो वो अवसादग्रस्त का शिकार भी हो जाता है। तीसरी दुनिया के मुट्ठी भर लोग जो विश्वव्यापी बाजार में हिस्सा लेने में सामर्थ्य हैं और अधिकांश लोग जो वातायन खरीदारी से ही संतोष करते हैं, कारपोरेट शब्दावली में वे संभाव्य लाभ प्राथमिकी बाजार का कहा जाता है इसे। और इस प्रकार के प्रदर्शनात्मक जो यथार्थपरक और बनावटी चीज़ें हैं उनके बीच में एक बहुत चौड़ी खाई खड़ी हो जाती है। इससे जो स्थानीय पर्यटक होते हैं जो नकल करते हैं वो अपने इस तरीके को अपनाने का जो प्रयास करते हैं, जब उनमें असंतोष जब खड़ा होता है तो विभिन्न प्रकार की जो है दूसरी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं जो है वो भीख मांगने की प्रवृत्ति, वेश्यावृत्ति की प्रवृत्ति, ठगी की प्रवृत्ति, पर्यटकों से छीना झटकी की प्रवृत्ति, नशाखोरी की प्रवृत्ति। यहीं जैसे सारनाथ है तो सारनाथ में भी जैसे विदेशी पर्यटक आते हैं, आप लोगों को पता होगा लोकल गांव के जो लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं कहीं काम धंधा नहीं मिल रहा है, जब चूँकि इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं कि उनके कैमरे छीन लिए, इनके रुपए छीन लिए, उनके टी शर्ट छीन लिए, उनके साथ बदतमीजी किए। ये कब स्थिति उत्पन्न हुई? ये जब गैपिंग हो गई और उनको लगा कि हमारा जो है नहीं काम चल पाएगा तो उनका छीन के ही काम चला लें, जबकि आप समझिए कि उनको छीन के वो कहीं भाग नहीं सकते हैं, हर हालत में वो पकड़ लिए जाएंगे और पकड़ लिए भी जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो कटु सत्य हैं, वो घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसके लिए जो है समाज को जो है प्रशासन जो होता है इसके लिए चुस्त और दुरुस्त और लोगों को कई बार पर्यटकों के साथ ऐसी धारणाएं बना ली जाती हैं जो सच्चाई से दूर दूर तक का वास्ता नहीं होता। जैसे स्थानीय लोग मन बना लेते हैं और धारणा बना लेते हैं कि सभी पर्यटक नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इसी प्रकार कई पर्यटक यह समझ लेते हैं कि पर्यटक के काम में काम करने वाली हर औरत जो होती है वो बदचलन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह माना जाता है, यह तथ्य भी है कि पर्यटक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को आसानी से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जो है अलग नहीं किया जा सकता है। यद्यपि कि पर्यटन का समाज से सीधा हस्तक्षेप होता है और उसकी भूमिका में खड़ा होता है। जैसे होटल हो गया, पर्यटन हो गया, आदि संरचना हो गई, शिल्प कला दुकान हो गई और पर्यटक खुद भी हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ध्यान देने की बात है कि पर्यटकों के आगमन और तीर्थ की भौतिकवादी चीज़ें जो इतने भी हैं, संगीत है, नृत्य है, कला है, सादा भाई को नमस्कार, स्थापत्य आदि लोगों को प्रभाव पड़ता है, परंतु इससे गहरा अवधारणात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इससे उनकी जो दुकानें हैं वो प्रभावित होती हैं। पर्यटकों पर स्थल का प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कुछ जैसे पूरी दुनिया की अगर हम बात करें उसमें से जेरूसलम ले लें तो जेरूसलम में हर साल जो है 50 से 200 पर्यटक आपातकाल भर्ती की स्थिति में चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब पर्यटक जो है जेरूसलम जाता है तो उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं
और पागलपन का जो दौरा पड़ता है, जो मनोचिकित्सक जो कहते हैं वहाँ के, वो कहते हैं कि यैर बार येल के अनुसार जेरूसलम पागल बना देता है लोगों को। और कई बार पर्यटक जो होता है वहाँ का अपना राजा डेविड, मसीहा, जॉन द बैप्टिस्ट बनने लगता है। और इन सारी चीज़ों की पूर्ति करने के मतलब जब ऐसी स्थिति खड़ी होती है तो ऐसे पर्यटकों को वहाँ पर बहुत ही आसानी से जेल में डाल दिया जाता है। तो कई बार ऐसी घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। एशिया में जो एक चीज़ चलती है यौन पर्यटन, तो यौन पर्यटन का जो उद्योग खड़ा हुआ वो आया थाईलैंड, फिलीपींस, पूर्वी अफ्रीका के देशों और कैरिबियाई द्वीपों में वेश्यावृत्ति की जो प्रवृत्ति आई वो बहुत ही ज़बरदस्त मार्केटिंग खड़ी की और यौन पर्यटन के रूप में जानी जाने लगी और प्रवृत्ति की हाल ये परिघटना के रूप में चेंज हो गई। तीसरी दुनिया की सरकारों ने अंतर्निहित समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत की सक्रियता के संगठित उद्योग के रूप में ये इन्होंने धारण कर लिया। और हाल ही के जो है शोधों से पता चला कि पश्चिम में बाल वेश्यावृत्ति करने वाले के दबाव में एशियाई बच्चे जो 4 साल से लेकर 15 साल तक के बीच की बच्चियां जो हैं यौन शोषण के रूप में उनको झोंक दिया जाता है। हालांकि सभी देशों में बाल वेश्यावृत्ति का अनुपात जो है वो अलग अलग है। यह इन देशों में जो है ये समस्या एक विकराल रूप धारण करती जा रही है जिसका सामान्य आदमी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता और इसके रोकने में यहाँ की सरकारें बड़ी अक्षम हैं। एशिया पर्यटन में बाल वेश्यावृत्ति का अंत के लिए अभियान चलाने के लिए कटु यथार्थ की कल्पना की जा रही है, लेकिन सरकारें इस संबंध में कठोर से कठोर कदम उठा रही हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि दासता पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य दल का भी ध्यान आकृष्ट हुआ है, लेकिन ये जो है कंट्रोल में अभी फ़िलहाल नहीं आ पा रहा है। इस प्रवृत्ति का जो ये प्रवृत्ति खड़ी हुई ये मुख्य रूप से वियतनाम के युद्ध के दौरान खड़ी हुई, जब अमेरिकी सैनिकों को युद्ध के माहौल से राहत दिलाने के लिए छुट्टी दी जाती थी तो इसमें शराब, वेश्यागृह और अन्य प्रकार की विलासिता के जो सारे स्थल उभरे उसमें इस प्रकार की वेश्यावृत्ति को विशेष स्थान दिया गया। युद्ध समाप्त होने और सैनिकों के वापसी करने के बाद बार गर्ल के पास कुछ करने के लिए नहीं रह गया। केवल फिलीपींस में ही नहीं बल्कि सिविक और क्लार्क जैसे हवाई अड्डों जहाँ तक 1992 तक के अमेरिकी सैनिक जमे रहे, इनका धंधा लगातार चलता रहा। पर्यटन उद्योग के कुछ अंगों ने इस प्रवृत्ति का फ़ायदा उठाया और वेश्यावृत्ति को पर्यटन का हिस्सा बना डाला। जब 70 के दशक में हम लोग आते हैं तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई और पर्यटकों की सेवा के लिए वेश्यावृत्ति के कई रूप धारण कर लिए। जैसे अपने यहाँ भी जैसे जब अगर जाएंगे गुजरात वगैरह, दिल्ली वगैरह या अन्य बड़े बड़े शहरों में तो देखेंगे मसाज पार्लर, यौन प्रदर्शन, यौन गृह, कॉकलेट लाउंज, हेल्थ क्लब। चूँकि हम लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम लोग के पास पैसा कम था, इसलिए कोई मसाज कराने तो जाएगा नहीं। जो है यहाँ पर जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वही जाएगा। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि अपने इंडिया में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं और धड़ल्ले से ये सारा काम हो रहा है। वे शीशे के पीछे बैठी रहती हैं और उन पर संख्या अंकित की गई रहती है और यह संख्या उनकी पहचान होती है। ग्राहक को केवल संख्या बतानी होती है और बाज़ार में जैसे वो गाजर, मुरई और भिंडी, आलू खरीदता है उस तरीके से उस नंबर को खरीद के ले जाता है, उपभोग करता है, संतुष्ट होता है और छोड़कर चला जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। 1980 के दशक के बाद जब आते हैं तो यौन पर्यटन में तेज़ी से वृद्धि हुई। जर्मनी, नीदरलैंड, यूरोप जैसे अन्य देशों में पैकेज टूर के साथ साथ एशियाई औरतों में भी यौन सेवाएं खुले रूप में बेचे जाने लगी और ख़रीदी जाने लगी। ये एक फैशन हो गया, प्रचलन हो गया। हालांकि अधिकांश देशों में यौन पर्यटन के साथ पश्चिमी यूरोप से ही आते हैं, परंतु अमीर बनने के बाद जापान भी इस उद्योग में सम्मिलित हो गया। इसी के रूपांतर समानांतर दुल्हन खरीदने की प्रथा चल पड़ी। आप लोग देखते होंगे पेपर में, मीडिया में
कि जिसके तहत यूरोप के ग्राहक अपनी मनपसंद औरतों को खरीदते हैं, बेचते हैं। वे सूचना पुस्तिका, वीडियो के जरिए औरतों की खूबसूरती, उनकी गुणवत्ता, योग्यता, उम्र, घरेलूपन, नम्रता, मोहकता, मादकता आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। आदेश भेजते हैं विक्रेता के पास और चीज़ों को खरीद कर अपने विक्रेता अपने जाल में फंसाता है और ग्राहक की पसंद के अनुसार जो है दुल्हन की सप्लाई की जाती है। और ग्राहक मनपसंद न आया तो उस माल को, जैसे सामान को खारिज कर देता है, वो उस सामान को खारिज कर देता है। इस प्रकार की कुछ शादियाँ जैसे जो है अपने यहाँ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इस मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस है। उनके यहाँ तो ये प्रचलन ही बन चुका था शादी करके दुल्हन को खरीदना और विदेश भेज देना। अब क्या स्थिति है ये मैं नहीं बता पाऊँगा। इस प्रकार की कुछ शादियाँ हो जाती हैं, परंतु अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं हो पाता। विदेशी माहौल में औरतें अपने साथ समझौता कर लेती हैं और उनका पति चाहे उनके साथ मानवीय व्यवहार करे और चाहे तो उनको यौन शोषण में ले जाके झोंक दे। जैसे बार, डिस्को तथा कथित नर्तकी मनोरंजन के साधन के रूप में औरतों को अंतर्राष्ट्रीय वेश्यावृत्ति के बाजार में ले जाकर जो है ग्राहक उनको झोंक देता है। हालांकि वेश्यावृत्ति पर्यटन का कोई प्रकार नहीं है, परंतु पर्यटन के कारण एशियाई औरतों का बाजार लगातार बना हुआ है और कायम है। यदि पुरुष उस देश का भ्रमण नहीं कर सकता है जिस देश में औरत उपलब्ध है, तो औरत उसके पास मार्केट जो है, विपणन और प्रचार मैंने आपको पढ़ाया था, उस समय पहुंचा देती है। बाजार उनके पास स्वयं उनको भेज देती है। शादी करके गई विदेश में महिला जो है एशियाई औरतों को न केवल शारीरिक और मानसिक यातना से गुजरना पड़ता है, बल्कि उन्हें उन देशों के अधिकारियों से भी जूझना पड़ता है, क्योंकि उनकी कानूनी स्थिति स्पष्ट ही नहीं होती। क्योंकि वो एक सामान है, आलू का बोरा है, खाइए और फेंक दीजिए, यूज़ एंड थ्रो। इसलिए वो हर जगह से लड़ती रहती हैं और जो है अपने जीवन के प्रति संघर्ष करती रहती हैं। एक तो उनके पास दस्तावेज जैसे वीज़ा, निवासी हैसियत आदि कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो बाज़ार में खरीदी गई वस्तु होती हैं। इसलिए वो मालिक और एजेंट के पास ही सुरक्षित रहता है। मालिक और एजेंट दोनों उनके सारी हैसियत, वीज़ा और जो है चीज़ों को रख लेता है और उनको एक मार्केट के रूप में, बाज़ार के रूप में यूज़ करता रहता है। हालांकि यौन पर्यटन जो होता है बाह्य से कम कटु नहीं है और भीतर यथार्थ जो इसकी जो सच्चाई है वो बड़ी भयावह और बहुत ही भयानक है, अगर जिसको जान जाएगा। जिसमें बंधक बनाने, दास्ता, अत्याचार, हिंसा, भय और दारूण की कहानी छिपी हुई है। कई परिवार अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण अपने बच्चों को बेच देते हैं, बिना यह जाने समझे कि उनकी क्या दशा होगी। उन्हें वेश्यावृत्ति करना पड़ेगी या पर्यटकों की इच्छा पूर्ति करनी पड़ेगी, वो ये नहीं जानते हैं। गरीबी में आकर वो अपने बीवी बच्चों को बेच देते हैं। यौन पर्यटन का प्रचलन अभी भारत में नहीं बढ़ा है, लेकिन कुछ लक्षण इसके आंशिक दिखाई देते हैं और भारत में पर्यटन के विकास के दौरान सावधानियां बरती जाती हैं। पर्यावरण पर प्रभाव। विभिन्न प्रकार के जो पर्यटक हैं और उनकी जो प्रकृति है वो निश्चित तौर पर एक पर्यावरण और पर्यटक के बीच में जटिल संबंधों को जो है दर्शाती है। और सबसे पहले अगर हम लोग चलेंगे तो पानी के बारे में चलेंगे। पर्यटक जो होता है पानी का यूज़ तो करता ही निश्चित तौर पर, तो वो क्या करता है कि कूड़ा करकट, मल जल आदि झीलों नदियों में निष्कासन करता है। जैसे पर्यटक अपने घर जाएगा, खाएगा, पिएगा, तो ठोस अपशिष्ट में, मल मूत्र में जो है उसका, पूरे हिंदुस्तान की यदि हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मल मूत्र या ठोस अपशिष्ट का जो है
व्यवस्थित रूप से जो है संचालित किया गया हो, वो कहीं न कहीं उसको बहा दिया जाता है। और जब बहा दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए वो चीज़ों को प्रभावित करेगा। जो प्रभावित करेगा वो प्रदूषण करेगा, स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाएगा, जलीय पौधों और पशुओं को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा जो बड़ी चीज़ है, पानी के जहाज़ों और नौकाओं आदि में तेल का रिसाव। जब चूँकि बड़े बड़े समुद्र में, नदियों में बड़ी बड़ी जहाज़ें जब चलती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि तेल के टैंकर फट जाते हैं या स्वयं जहाज़ ही जो है नुकसान हो जाता है टकराने से। तो जो उनका प्रभाव होता है, जो तेल रिसता है या बहता है, तो उससे जल में जब पड़ता है तो जहरीलापन हो जाता है, विषाक्तता आ जाती है, समुद्री जो जीव होते हैं वो मरने लगते हैं। दूसरे स्टेज में जब हम लोग चलेंगे तो वो आता है वातावरण। तो वातावरण पर पर्यावरण संचालन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो यह है, पर्यटन स्थल भ्रमण में जो वृद्धि करता है, जब वृद्धि होती है तो वो क्या करता है कि मोटर कार से जाता है, गाड़ियों से जाता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर एयरवेज से जाता है, पानी के जहाज़ों से जाता है, ट्रेन से जाता है, वायुयान से जाता है। और जो इनसे निकलने वाला जो प्रदूषण होता है, जो शोर होता है, पौधों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव और जानवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मनोरंजन तो हो जाता है, लेकिन ये मनोरंजन जो होता है प्रकृति के लिए जो है वो एक विषाक्तता का काम करती है जो है। अब आ जाते हैं हरियाली तीसरे चरण में जब आते हैं हम, तो हरियाली आते हैं। पर्यटन संचालन क्या करता है कि रिसॉर्टों का निर्माण करने के लिए पर्यटक, मतलब जो अस्थायी लोग वहाँ के लोग हैं, वो रिसॉर्टों के निर्माण करने के लिए पेड़ों पौधों की कटाई करेंगे, उद्यान और बिना सोचे समझे आग लगा देंगे, उद्यानों और वनों गाड़ियों के आने जाने के लिए फूलों पौधों को चुनेंगे। तो इससे जो होगा जो है, जब हम अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संपदा को नष्ट करेंगे बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या असर होगा, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि वन संपदा का नाश हो जाएगा। पौधे कई बार पैरों से कुचल दिए जाते हैं। वन क्षेत्रों में अग्निकांड की घटना तो बड़ी आम है। पौधों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब धुएं निकलेंगे, लोगों का आवागमन बार बार बढ़ेगा, निगेटिव एनर्जी बार बार बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर भी पेड़ों में कुंठा बढ़ेगी और वो वहाँ से भाग जाने के बारे में या अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचने लगेंगे। मानव बस्तियों के बारे में जब चलते हैं तो पर्यटन संचालक जो होता है वो होटलें खोलता है, दुकानें खोलता है, उनका निर्माण करता है, बाजार स्थापित करता है। और इन सारी चीज़ों का जब वो निर्माण करता है तो निश्चित तौर पर ये सोचिए कि जहाँ पर जो है मानव खड़ा हो जाएगा, वहाँ से प्रकृति भाग जाएगी। एक आएगी तो दूसरी जाएगी, बिल्डिंग आएगी और पेड़ पौधे भाग जाएंगे, सड़क खड़ी हो जाएगी, पहाड़ कट जाएगा। यही विकास है। विकास का दूसरा पहलू विनाश भी है। जब हम कोई चीज़ विनाश करेंगे तभी विकास करेंगे। प्रभाव क्या होगा? लोगों का विस्थापन हो जाएगा, यातायात का जमावड़ा हो जाएगा, प्रदूषण में वृद्धि हो जाएगी। और पर्यटक संचालन में स्मारक की भूमिका देखते हैं। मनोरंजन के लिए उपयोग किए गए जो मनोरंजन के स्थल दर्शन का अधिकतम जो उपयोग होगा, जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जब हो जाएगी तो निश्चित समझिए कि जो मनुष्य होगा वो कूड़ा करकट मल जल सारी चीज़ों को वो त्याग करेगा। और जब त्याग करेगा तो निश्चित तौर पर जिस जगह पर डंपिंग होगी और डंपिंग होगी तो चीज़ें अपने आप नष्ट हो जाएंगी। अब आते हैं हम लोग वन्य जीव का पर्यावरण के ऊपर पर्यटकों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पर्यावरण के संदर्भ में अगर हम बात करें, विदेशी चाहे लोकल पर्यटकों की बात करें, तो राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, आरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन और वन्य जीव पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें पशुओं का जीवन तो बाधित होता ही होता है, परंतु उस क्षेत्रों में संरक्षण की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। राष्ट्रीय उद्यानों, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अनियोजित पर्यटन
क्षेत्र में वहन की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है उस पर, जिससे वन्य जीव बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और जब प्रभावित होने से क्या होता है कि उनके जीवन में संकट खड़ा होने लगता है, और जब संकट खड़ा होने लगता है तो वो विलुप्त प्राय की तरफ जाने लगते हैं। जैसे बार बार जब हम जंगल में प्रवेश करते हैं और जब गाड़ियों की हॉर्न बजती है, प्रदूषण बढ़ता है, तो जानवर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आप लोगों ने टीवी पर डिस्कवरी में देखा होगा कि पूर्वोत्तर भारत में लाइनें बिछा दी गई हैं पहाड़ों के बीच में, जहाँ पर हाथी ज़्यादा रहते हैं। हर साल कम से कम 50 से लेकर 100 हाथियों तक के बीच में ट्रेन पर की पटरियों के बीच में आकर दबकर मर जाते हैं। चीज़ जब हम विकास की परिधि को ले जाएंगे जानवरों के बीच में, प्राकृतिक संपदाओं के बीच में, तो निश्चित तौर पर जहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप वर्जित है, जब मानवीय हस्तक्षेप वहाँ पर शुरू हो जाएगा और मानवीय हस्तक्षेप किया जाने लगेगा, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए जो सामाजिक वानिकी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उद्यान है, ये सब असुरक्षित खड़े हो जाएंगे। आमतौर पर यह धारणा है, माना जाता है कि अभ्यारण्यों को पर्यटन के केंद्र बनाने के में संरक्षण की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उदाहरण है जहां पर्यटकों की भीड़ भाड़ से ज़्यादा ज़रूरत है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अनुरूप सड़कें नहीं बढ़ाई जाती, बल्कि समय समय पर जो है उनको खोला बंद किया जाता है। एक खास समय में खोला जाएगा और एक खास समय के लिए बंद कर दिया जाएगा। तेज़ी से जब गाड़ियाँ चलती हैं, सड़कें की गाड़ियों से चलने में, रात को गाड़ियों के चलने से वन्य जीव को बहुत ज़्यादा हानि होती है। क्या हानि होती है? वो सो गाड़ियों के नीचे आते हैं और दबकर मर जाते हैं, क्योंकि जानवरों के आने जाने की जो प्रवृत्ति होती है, उनकी डेली की रूटीन और डेली की टाइमिंग उनकी फिक्स होती है, वो अपने समय में परिवर्तन नहीं करते हैं। और ऐसे समय में जो गाड़ी होती है, न चाहकर भी जो है वो क्या होती है कि दुर्घटना का शिकार हो जाती है। जंगलों में बने आवासीय स्थलों, कैंपों आसपास अनियंत्रित और अनियोजित ढंग से खाने पीने, पानी बहाने के सामान फेंकने के प्रति जो जानवर आकृष्ट होते हैं, उनसे भी उनका जीवन बाधित होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि पर्यटक जाते हैं कि सिगरेट पिएंगे, पैकेट फेंक देंगे, शराब पिएंगे, बोतल फेंक देंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, थैली फेंक देंगे, पॉलीथीन बैग फेंक देंगे। इस तरीके से जो है कूड़ा करकट का जमाव हो जाता है और जो है वो जानवर खा लेते हैं तो मर जाते हैं। वन्य जीवों से बनी वस्तुओं की लगातार डिमांड जो है, ये भी जो है एक समस्या का कारण है कि जो वन्य जीवों के सामान बनने से और लोगों में खरीदने की जो प्रचलन बढ़ा हुआ है, उससे जो है पशुओं को मारने, उनको बेचने, हाथी दांत, शेर की खाल, हिरन की मृग छाल को मारने और बेचने से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम बढ़ने से ये सारे संकट में खड़े हो गए हैं। कलाकृतियों की प्रमुख दुकानों को खुलेआम निर्लज्जतापूर्वक हाथी दांत, जेब्रा की खाल, हिरण और सींग, शेर के पंजे, बंदर की खाल के पायदान, शुतुरमुर्ग के पैरों, चिंकारा के खुर, चाबी, छल्ला, ये सब बनाकर बेचा जाता है। और जो है इससे जो है पर्यावरण और जानवरों के बीच में एक विशेष संकट खड़ा हो जाता है। पर्यटन एक तरीके से देखा जाए तो अमानवीय प्रथा को जन्म देता है और वह चिंपैंजी, बाघ, शेर, तेंदुए के साथ जाके जो है बच्चों के साथ जो है फ़ोटो खिंचवाते हैं, जिसके साथ जो है कई बार ऐसा होता है कि जानवरों की मौतें भी हो जाती हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी पर्यटन को प्रसारित करने वाली परियोजनाएं आवासियों के बारे में ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत है। वाहन क्षमता किसे कहते हैं? वाहन क्षमता एक स्थल विशेष अपने प्रकृति और मानवीय आकर्षण को बनाए रखते हुए जितने आगंतुकों का भार वहन कर सके, उसे वहन क्षमता कहते हैं। इस सीमा के अतिक्रमण होने पर वहन क्षमता का स्वयं ह्रास हो जाता है। अब पर्यटन कार्यक्रमों को आयोजित करना,
प्रबंधित करना, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में ढांचागत दृष्टिगत होते जाते हैं जो अक्सर विनाशकारी होते हैं, उनके सुधार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक समस्या ये भी खड़ी हो जाती है कि पर्यटन से हुए लाभ को आर्थिक तराजू पर तौला जाता है, परंतु पारिस्थितिकी कारों को तौला नहीं जा सकता, इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। सभी पर्यटक अपनी परिस्थिति और व्यवस्था और वहन क्षमता होती है जिसको निम्न रूपों में रेखांकित किया जा सकता है। सार्वजनिक सुविधाएं और उपयोगिताएं आमतौर पर स्थानीय जनता के ज़रूरतों के अनुसार। दूसरा क्या है कि विशेष स्थान, विशेष परिस्थिति, विशेष पर्यावरण और अपनी सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश, सुख सुविधा, संतोष और आत्मसम्मान के लिए रहने के लिए लोगों की क्षमता। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि किसी बिंदु पर एक पर्यटक अपनी आदर्श स्थिति से भटक जाता है अथवा प्रकृति में नाटकीय परिवर्तन कर ले जाता है, जिससे इस स्थल विशेष में निर्माण का आकर्षण विलुप्त हो जाता है। जैसे प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक पुरातन संस्कृति, आकर्षण, सातत्व, अनूठा इतिहास, ये सारी चीज़ें जो है नष्ट भी हो जाती हैं। क्यों नष्ट हो जाती हैं? क्योंकि जो दूसरा पहलू है, जुआ है, वेश्यावृत्ति है, खरीदारी है, होटल में ठहरने की प्रवृत्ति जो है और छुट्टी मनाने की पूरी सुविधा का उपयोग करने की वजह से जो भौतिक वाहन है, भौतिक वाहन की क्षमता को पूरा करने में वहाँ की प्राकृतिक क्षमता जो है वो स्वतः नष्ट हो जाती है। हालांकि यह अवधारणा सरल है और इसका कार्यान्वयन जटिल है। जो कुछ घटित होता है उसके अनुसार परिवर्तित करने की समस्या खड़ी हो जाती है। पर्यटन के कारण और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच में अनौपचारिक रिश्तों की खोज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब हम वहन क्षमता, कई प्रकार के पर्यटकों, कारकों, पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय विशेषताओं के क्रियाकलापों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जलवायु, स्थलाकृतिक, पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो होते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्षेत्र में आर्थिक विकास का स्तर तो ऊंचा जरूर हो जाता है, लेकिन इसके सामाजिक और राजनीतिक संगठन की कार्य क्षमता और पर्यटकों की अधिसंरचना का विकास स्तर जो है, सभी चीज़ें मिलकर तय करनी पड़ती हैं। किसी भी नई पर्यटन परियोजना या कार्यक्रम को तैयार करने से पहले सावधानी पूर्वक निरीक्षण और परीक्षण कर लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। हालांकि किसी भी स्थल में पर्यटक वहन क्षमता विकास का आदर्श स्तर निर्धारित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है, परंतु उसके साथ विधि और नीतियां जुड़ी होना चाहिए। नहीं तो कार्य क्षमता को बनाए रखने पर नियमित निगरानी और मूल्यांकन करते रहने में दिक्कत खड़ी होगी। ऐसा नहीं करने पर सरकारें और पर्यटन नीति जो है आमतौर पर इन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। भारत की जो पर्यटन नीति मैंने 1992 अभी तक प्रतिबंधित क्षेत्रों, विशेषकर पर्यटक स्थलों के रूप में खोलने पर बल दिया गया है और पर्यटन के विकास के लिए निजी क्षेत्रों के विकासों को कई प्रकार से सहायता और रियायतें दी गई है। अब कल हम लोग राजनैतिक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत